चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक जो ज्ञान बिंदु का जो सर निकाले हैं उसमें हम 64 पोस्ट जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 64 पोस्ट का, ये 16/7/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। उसी का जो है ना फर्स्ट क्लास कल करवा दिए थे। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोग का डेली जो है इस चैनल पे आपको क्लास देखने को मिलेगा और साथ साथ आपको पीडीएफ जो है जो टेलीग्राम चैनल जुड़े हैं उस पे आपको पीडीएफ फ्री में आपको दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे क्लास आएगा आपको सारा पीडीएफ बिल्कुल दिया जाएगा। तो कल क्लास फर्स्ट आया था, टोटल 35 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज आगे क्वेश्चन नंबर 36 से आगे कंप्लीट करेंगे और आगे इसका जो है ना 35 क्वेश्चन तक 35 की 40 क्वेश्चन तक तो हम पीडीएफ उसका हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ डाल दिया गया है। बाकी आगे का जो है क्लास 36 नंबर क्वेश्चन से आगे क्लास कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से है। देखिए यहाँ तक जो है ना 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 35 तक क्या था, 35 तक कंप्लीट कर चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। आगे जो है 36 नंबर क्वेश्चन से करवाते हैं, ठीक है। ये क्लास नंबर 2 है। अगर जो भी क्लास 35 नंबर क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं सभी लोग क्लास देख लीजिए। आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, आप टेलीग्राम चलाइए तो चेक कीजिएगा। आपको सारा जो क्वेश्चन जो है ना 1 से लेकर 35 तक आपको सारा एक क्लास में आपको मिल जाएगा और उसका हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। आपको डेली बेसिस पे जो है ना एक सोच लिए ना कि एक सेट को 2 दिन में ख़त्म करेंगे। एक में 50 क्वेश्चन का, सेकंड सेट में मतलब सेकंड क्लास में 50 क्वेश्चन का। तो एक दिन में 2 दिन में क्या हो जाएगा, एक सेट ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग को देखेंगे, लेकिन मेन उद्देश्य ये होता है ना कि आपको सारा क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आपको याद हो, ना कि बस रीडिंग करते हुए जाएँ। बार बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपको सारा क्वेश्चन याद होगा, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे आप क्लास 1 को जो रिस्पॉन्स दिए है ना, तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद। और ऐसे ही आप हर क्लास को रिस्पॉन्स दीजिएगा, आप हर क्लास को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको सारा पीडीएफ और क्लास आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, बिल्कुल इसका एक पैसा भी नहीं लगेगा। और हाँ, जिनका अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमको मेरिट तक अच्छे से तैयारी करना है, घटना चक्र के साथ बुक को आपको पीडीएफ चाहिए प्रॉपर्ली, डे बाई डे प्रॉपर्ली पीडीएफ चाहिए, जिसके लिए जो आप एक बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोग को पता होगा। जो भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे उनका सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। अब बाकी आपको हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम क्लास कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहा है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो क्या है, बताइए। तो 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसंधान रेटिंग सुनिश्चित करना, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। आगे देखिए इसका डिस्कशन के बारे में कह रहा है कि सिनेमेटोग्राफ जो संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसंधान रेटिंग सुनिश्चित करना होता है। और इस विधेयक की जो घोषणा हुआ था सूचना और प्रसारण मंत्री जो कौन है, अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे देखिए। कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए जो है ना किया जाता है, बताइए। किसका उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। ये देखिए फ्रॉम दरोगा जो सीरीज आया था, जो फर्स्ट एडिशन का जो बुक था उसका पेज नंबर 280 से क्वेश्चन आ चुका है, जो एग्जाम में 64 पोस्ट का हुआ था। सर सभी जो है ना सारे ये जो फैक्ट है सारा सर जो है इंक्लूड कर दिए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है ना किस किस में पूछा गया, कौन सा पेज नंबर से उठाया गया है। इसलिए जो है ना इस बुक को अच्छे से, जो भी दरोगा तैयारी करते हैं या तो कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, इस बुक को अच्छे से पढ़िए। आपको ठीक है पीडीएफ से अभी देखिए, लेकिन जब क्लास देखिएगा ना तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा। देखिए इसका आगे का डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांच पर लिखने के लिए जो है ना किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर पूछेगा कि कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और कांच पर नक्काशी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का ही प्रयोग करते हैं, इसी, ठीक है। इसका अगर संकेत बोलेगा तो HF होता है। आगे देखिए इसका नाम दिया हो कि फ्लोरोहाइड्रिक
हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF दिया हुआ हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो CaF2 प्लस H2SO4 को अगर यहाँ पे फ्लोरोस्पार करेंगे 200 से 250 डिग्री पे तो CaSO4 इंटू TH2HF बनेगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। आगे देखिए कह रहा है कि HF में हाइड्रोजन आबंधन होता है, इस कारण इसके क्वथनांक एवं गलनांक के मान क्या होते हैं, असमानता उच्च पाया जाता है। कह रहा है ना कि HF में हाइड्रोजन आबंधन होता है, इस कारण इसे क्वथनांक एवं गलनांक के मान क्या होता है, असमानता उच्च पाया जाता है। HF में मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंधन को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे क्या है .F HF है, मतलब क्या है N है, डॉट है। आगे कह रहा है कि HF एक निर्बल अम्ल है जिसे वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, जो P जो है ना Ka के मान से स्पष्ट है। आगे देखिए कह रहा है HF के दुर्बल अम्ल होने के कारण F आयन के साथ H3O प्लस का हाइड्रोजन अबंध बनाता है। HF के दुर्बल अम्ल होने के कारण F माइनस जो है आयन के साथ H3O प्लस का हाइड्रोजन अबंध बनाता है। आगे देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड दिया हुआ है HF के बारे में, इसका गलनांक बोलेगा तो 190, क्वथनांक बोलेगा तो केल्विन में 193, H जो है ना X मतलब दूरी, PM में बोलेगा तो 9.17 और P में के आएगा तो 3.2 है। आगे देखिए कह रहा है कि हाइड्रोहाइलिक अम्लों में से HF संक्षारक जो है ना क्रोसिव है। क्या कर रहा है कि हाइड्रोहाइलिक अम्लों में से HF संक्षारक है। HF कांच के साथ अभिक्रिया करता है, इसका उपयोग कांच के निक्षारण एवं टीवी नली के लिए कांच के सेल का क्या होता है, निर्माण होता है, याद रखिएगा। इसका स्रोत जो है ABC केमिस्ट्री कक्षा 12 भाग 2 के पेज नंबर 362 से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन रहिए 38 पे, कह रहा है 1915 में भारत लौटने के बाद, तो याद रखिएगा ना कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। बताइए कौन सा कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। कह रहा है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, बताइए क्या होगा। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काठियावाड़ी किसान। क्या है, काठियावाड़ी किसान। तो याद रखिएगा कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान कपड़े पहनने का क्या किया था, निर्णय लिया था, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पे देखिए, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं पहले। देखिए इसका कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जो है ना लाइव क्लास इसका करवाया जाए। अगर देखिए क्या होता है, बाकी तो क्लास आपको मिल ही रहा है जैसे हो सकते, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट का ना कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा ना सोचते कि नहीं बेहतर से बेहतर तरीके से जो है ना मतलब फुल्ली HD क्वालिटी में जो है ना आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। थोड़ा सा PDF थोड़ा सा डार्क हो गया, लेकिन आगे से जो है ना आपको क्लीन PDF मिलेगा, लगेगा कि हाँ जो है ना एक तरह से जो है ना फुल HD की तरह एकदम एक लगेगा कि हाँ हम जो है ना सामने बुक की तरफ पढ़ रहे हैं। अगर आपको जिनका भी MB का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्वालिटी बढ़ा के भी देखिएगा, आपको एकदम पूरा क्लीन दिखेगा। इस तरह से इसका जो है ना क्वालिटी होता है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर ही अलग है, इससे हम क्लास लेते हैं। तो ये कह रहा है ना कि देखिए आगे कह रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, याद रखिएगा। तो 1915 में जो है ना भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का क्या किया था, निर्णय लिया था। आगे कह रहा है 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि कब से जो है मतलब 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी। तो भाई कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या कहते थे, बताइए क्या होगा। तो 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीप कहते थे। क्या कहते थे, फीप। तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वे फीप कहलाते थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीप कहलाती थी। क्या कहलाती थी, फीप। तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या कहते थे, फीप कहते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा जो है ना मिश्रण नहीं है। तो 40 का जो सही उत्तर होगा बताइए क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आश्वित जल क्या है, तो मिश्रण नहीं है, लेकिन वायु क्या है, मिश्रण है। दूध मिश्रित पे मिश्रण है। आयोडीनीकृत नमक क्या है, तो मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि आश्वित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। क्या है, तो शेष सभी मिश्रण है। वायु भी मिश्रण है और दूध मिश्रित पे भी मिश्रण है और आयोडीनीकृत नमक भी क्या है, तो मिश्रण है। आगे कह रहा है कि आश्वित जल क्या है, तो एक यौगिक है, ये मिश्रण नहीं है, क्या है, यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक
तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, इसको आसुत कहेंगे, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे क्या क्या है, तो जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक इत्यादि है, याद रखिएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2023 को 1275 पोस्ट के मेंस में क्वेश्चन नंबर 67 पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आगे जैसे जैसे है ना, ये फर्स्ट सेट था, आगे जैसे भी आएगा सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, वैसे सारा सेट जो है ना 25 सेट कंप्लीट करेंगे। बस धैर्य बना रखिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे 2024 वाला क्वेश्चन करवाइए, थोड़ा सा पैसेंस रख लीजिए ना, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं करवाएंगे तो बहुत लोग बोलेंगे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, इसलिए शुरू से स्टार्ट किए, शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म करेंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मिश्रण, देखिए कह रहा है ना मिश्रण, कह रहा है कि मिश्रण वह उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो मिश्रण कह रहा है ना कि मिश्रण उस पदार्थ को कहते हैं जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। आगे कह रहा है कि किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम के द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक जो है ना नहीं कह सकते, मतलब अलग जो है ना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल को से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किसके कारण जो है ना, किस विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक मतलब अलग कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव क्या है, रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि किसी भी स्रोत से जो है ना प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, एक समान होंगे, ठीक है। ये भी देखिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री कक्षा 9 से लिया गया है, फैक्ट है सारा। बाकी सारा हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, जैसे जैसे क्लास आएगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे जैसे डेली क्लास आएगा, इसका एक भी क्लास जो है ना मिस नहीं होगा, पर डे आपको क्लास ना क्लास देखने को मिलेगा ही। आप जो है ना एक तरह से दरोगा का शुभारंभ हो चुका है, तब दरोगा में 100% एकदम लग जाइए एकदम अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मतलब कुल मूल्य को क्या कहते हैं, बताइए। तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो कह रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसको ना जीडीपी कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, मतलब जीडीपी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी देखिए 64 पोस्ट पीटी में क्वेश्चन नंबर 69 है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी था। क्या था, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। तो प्रथम जो विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन जो कारण था वो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, देखिए आगे कह रहा है कि इस घटना को जो है ना, इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया के ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ क्या की, युद्ध की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो कह रहा है इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, बताइए। कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं किसे चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है, बताइए।
तो 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। क्या है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। आगे देखिए कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन जो अध्यक्ष होता है, प्रोटेम स्पीकर जिसको बोलते हैं, के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है ना की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसका नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद होगा क्योंकि हर क्वेश्चन को ना 2 से 3 बार रिपीट कर रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 44 कह रहा है कि कौन सा देश G20 का जो है सदस्य नहीं है, बताइए। इसमें ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? तो G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत G20 का सदस्य है, तुर्की है और फ्रांस है। तो कह रहा है कि बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि G20 का जो गठन हुआ था 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ठीक है, तो कह रहा है ना कि G20 का पहले याद रखिए गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि G20 में 19 देश हैं। ठीक है, 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर टोटल कितने सदस्य? 21 देश हैं। अगर टोटल सदस्य का बात करेगा तो G20 में कितने हैं? 21 सदस्य हैं। इसमें क्या है? 19 देश जो है G20 में 19 देश अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर 21 सदस्य हैं। ठीक है, और G20 के सदस्य कौन कौन है? देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त अमेरिका है, यूरोपीय संघ है तथा अफ्रीकी संघ है। अफ्रीकी संघ 2023 में शामिल किया गया है। ये सभी क्या है? तो G20 के सदस्य हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहिए 45 पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं, बताइए कौन सा है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़हल और तथा सरसों है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो गुड़हल तथा सरसों है। आगे देखिए कह रहा है कि गुड़हल तथा सरसों पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों है। ठीक है, इस बुक का जो मेन खासियत है डिस्कशन है। आपको तो क्वेश्चन आपको कहीं भी ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका डिस्कशन अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी जो है ना आगे का क्वेश्चन आपको बन पाएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन को सीख पाइएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर वो क्वेश्चन को हम अच्छे से रिपीट करेंगे, जहाँ तक होगा उसको हम पूछेंगे, अपने मन में बोलना है कि हाँ इसका आंसर ये है। तो याद रखिएगा ना कि गुड़हल तथा सरसों पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों है। आगे कह रहा है कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूजा है। आगे देखिए कह रहा है कि पुष्प पौधे में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। कह रहा है कि पुष्प पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं तथा फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि पुष्प एवं टंडल द्वारा तने से समन्वित होता है। पुष्प एक जो है ना डंडल, क्या है? कह रहा है कि पुष्प एक डंडल द्वारा तने से समन्वित होता है। इस डंडल को वृत्त या पेडिसेल कहते हैं। वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं। कह रहा है ना कि एक प्रारूपित पुष्प में पुष्प पत्रों के 4 भाग होते हैं, जिन्हें पुष्प के जो है ना चक्र कहते हैं। आगे देख रहा है जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, पुमंग, जिसे नर जनन अंग, जयांग, मादा जनन अंग कहेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जयांग को आवश्यक अंग कहते हैं। कह रहा है ना कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग तथा पुमंग एवं जयांग को क्या कहते हैं? आवश्यक अंग कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। चलिए क्वेश्चन रही 46 पे, कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बताइए किसका किया। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल का जो है ना किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस का। क्या है? टेनिस का। और ये भी याद रखिएगा कि सुमित नागल का संबंध किस खेल से? तो टेनिस से। ऐसे भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, ये तो प्रीवियस सारा ही क्वेश्चन है, आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन आपको कौन सा खेल जो खिलाड़ी जो है ना किस खेल संबंधित है, एक क्वेश्चन आता ही है।
तो यार कि इसमें दो क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने मतलब जो है ना डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो याद रखिएगा सुमित नागल ने किए भारत का प्रतिनिधित्व किया टोक्यो ओलंपिक में, वो टेनिस का खिलाड़ी हैं। आगे कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप में नेतृत्व प्रदान किया था, बताइए। कह रहा है भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल था। क्या था? पुर्तगाल है। आगे कह रहा है कि भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। कह रहा है कि यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। आगे कह रहा है कि यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक राजाओं का साम्राज्यों का गठन किया। आगे देखिए कह रहा है कि पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में, कह रहा है कि पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोम्यू डियाज मतलब पुर्तगाली व्यापारी था के द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई। तो केप ऑफ गुड होप की खोज कब किया? 1488 में किया गया, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होगी, बताइए। कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होगी, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। 1/3 से क्या होगी? अधिक नहीं होगी। आगे देखिए कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। आगे कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 सदस्य निश्चित की गई है, ठीक है। तो कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम कितने निश्चित किया गया है, तो 40 निश्चित किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि जी का मान कितना होता है, बताइए। जी का जो मान होता है, कैपिटल जी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो है ना केजी स्क्वायर होगा। आगे देखिए कह रहा है कि जी का मान जो है ना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर होता है। आगे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, तो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को जो है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसे जी द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने 1731 से 1810 में एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ज्ञात किया था। इसका बीमीय सूत्र बोलेगा तो m-1 L3t-2 होता है और जी का मान सभी स्थानों में 1 होता है और यह एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि परीक्षा संबंधी उप महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। और कब किया था? 1686 में किया था। आगे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F और उसके द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कह रहा है ना कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी की क्या होती है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह बराबर क्या होता है? G इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि जहाँ यह बराबर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अब m1 m2 बराबर दो पिंडों की अलग माइनस अलग द्रव्यमान क्या है? तो r बराबर दूरी है। यही देखिए NCERT स्रोत से लिया गया, NCERT बुक से जो है ना लिया गया NCERT से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, बताइए। डेमोस शब्द का तो तात्पर्य है वो क्या है, बताइए क्या होगा? डेमोस शब्द का तो तात्पर्य है वो क्या है? तो इसका क्या है? तो जनता है। क्या है? जनता है।
तो डोमियोस शब्द का तात्पर्य क्या है, जनता है। और लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। और डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द से बना है, डेमोस और क्या है तो क्रेटिया है, क्रेटिया, जिसका अर्थ क्रमशः जनता और क्या है शासन है, क्या है जनता और शासन। चलिए क्वेश्चन रही 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है, बताइए। कह रहा है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ था, 2016 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो है किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा था। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। चलिए क्वेश्चन बताइए 52 पे। कह रहा है कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे बक्सा बोल सकते हैं या तो बुक्सा बोल सकते हैं, दोनों रहता है। बुक्सा याद रखिए, बुक्सा याद रखिए। बुक्सा टाइगर रिजर्व बोलेगा तो किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व बोलेगा तो किस राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर है 53 पे। कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 जो है ना संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइए। संविधान का अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म की स्वतंत्रता संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 25 है किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका विवरण दिया गया है, तो मूल अधिकार का विवरण दिया गया है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 25 में क्या है, तो धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद तो कन्फर्म याद कर लीजिए। हर वो क्वेश्चन जो जब भी क्वेश्चन में अनुच्छेद आए, अगर याद नहीं रहे तो कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे देखिए कह रहा है कि मूल अधिकार, कह रहा है कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पूछेगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भारत के कुछ क्वेश्चन पूछा है कि भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किस भाग को दिया गया है, तो भाग 3 को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामीब जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, बताइए। नामीब जो मरुस्थल है वो कहाँ अवस्थित है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। तो नामीब मरुस्थल स्थित कहाँ है, तो अफ्रीका में स्थित है। नामीब मरुस्थल बोलेगा तो अफ्रीका में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था। तो सबको पता इजी क्वेश्चन है, पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक जो है ना हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किया था, तो 1909 में किया था। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक किसका है, तो महात्मा गांधी का है। और कब लिखा गया था, 1909 में लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था, गुजराती भाषा में लिखा गया था। ये 3 क्वेश्चन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक बोलेगा तो महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा था, 1909 में लिखा था। और किस भाषा में लिखा था, गुजराती भाषा में लिखा था। चलिए क्वेश्चन है 56 पे। कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, बताइए। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो इसमें क्वेश्चन पूछा था, बोल रहा है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो उसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, PK श्रीवास्तव। क्या है, PK श्रीवास्तव। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त PK श्रीवास्तव जो 19वें नंबर के हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख क्या है, तो संस्था है। और संथानम बोल रहा है, संथानम समिति की सिफारिश पे सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका क्या है, गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो कौन है, PK श्रीवास्तव है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक क्या है, तो प्रमुख संस्था है। और इसका जो गठन हुआ था संथानम समिति की सिफारिश पे सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन 57 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, बताइए कितना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त बैठक की गणपूर्ति चाहिए।
तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 कितना होगा। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर ए देखिए, इसका डिस्कशन पे देखिए, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होनी चाहिए। और आगे कह रहा है कि कोरम या गणपूर्ति, गणपूर्ति को कोरम ही बोलते हैं, कह रहा है कि कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य क्या होता है, संपादित होता है। आगे देखिए कह रहा है यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, बताइए। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है कौन प्रकाशित करता है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना कौन प्रकाशित करता है। तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन सा रिपोर्ट, तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में क्या किया गया, बताया गया है। चलिए देखिए आगे देखिए 59 नंबर मैथ का क्वेश्चन। 59 को देखिए, यहाँ पे 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो। तो इसका जो मैथ का आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी तो हम पिछले क्लास में जो है ना सिलेबस का हम पूरा पीटी का सिलेबस का फुल डिस्कशन किए थे। बहुत लोग उसको कम से कम 15 से 14 हज़ार लोग देखे हैं। तो आप भी लोग नहीं देखे हैं, जो भी लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। जो भी टॉपिक मैथ में है ना उसको कंप्लीट कीजिए। रेशियो हो गया, SI CI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्वेश्चन जो कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली आधा घंटा ही पढ़िएगा तो आपका जो है ना, क्योंकि मेरिट में अगर नाम लाना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। कम से कम जो सेट में आएगा ना, जो सेट हम प्रोवाइड करवाएंगे डेली प्रैक्टिस सेट, तो उसमें भी आपको मैथ का क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी देखिए मैथ का पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। आगे चलिए बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि संसाधन, कह रहा है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनवनीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आनवनीकरणीय कहते हैं। तो कह रहा है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे आनवीकरणीय कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें आनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कह रहा है ना कि जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। आगे कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को क्या किया गया, शामिल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म जो है ना सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष की क्या कहलाएगा, जीवाश्म कहलाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए, आगे भी डिस्कशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात का आकलन करने के 2 घटक जो है ना है, कौन कौन है, तो सापेक्ष है तथा फॉसिल्स डेटिंग है। तो जीवाश्म कितने पुराने हैं अगर उसको पता लगाना है तो आकलन करने के 2 घटक होता है। कौन कौन होता है, एक सापेक्ष होता है, एक फॉसिल्स डेटिंग होता है। आगे कह रहा है कि जीवाश्म के परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण क्या होता है, चट्टान बनते हैं। और चट्टान जीवाश्म युक्त जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन रहिए 62 पे देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण से है, बताइए। कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध जो है ना कौन सा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण से है।
तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एससी से। किससे? एससी से है। ये कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRC बाई अनुसूचित जाति छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण तथा छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के संसाधनों में से क्या है? एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 में चल रही है और इसे 1989 से 90 में लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 से 18 में संशोधित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बताइए। कह रहा है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, BSNL नहीं है। ठीक है, लेकिन टाटा मोटर्स है, रैनबैक्सी है, एशियन पेंट्स है। तो कह रहा है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो BSNL नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी और एशियन पेंट्स है। तो कह रहा है कि BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रैनबैक्सी दवाइयाँ एवं एशियन पेंट्स पेंट, ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम हैं। बहुराष्ट्रीय निगम बोल रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती है और अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय क्या करती है? संचालित करती है। उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की जो है ना कौन सा एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है? बताइए। कह रहा है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन की कौन सी एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइथन 5। तो कह रहा है कि भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को क्या किया है? जोड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि बिहार के कौन से राज्यपाल जो है ना कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? बताइए। बिहार के कौन से राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। सबको पता है क्या होगा? रामनाथ कोविंद है। तो कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे। अगस्त 2015 से जून 2017 तक जो है राज्यपाल मतलब रहे थे। उसके बाद इनको जो है ना 14वें भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर जो है ना 2017 से 22 तक ईस्वी तक रहे थे। तो पहले अगर पूछेगा रामनाथ कोविंद जो है बिहार के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? 15-17। और भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? 17 से लेकर 22 तक रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है कि नाथपा झाकड़ी हाईडेवल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। नाथपा झाकड़ी हाईडेवल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो कह रहा है कि नाथपा झाकड़ी हाईडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो नाथपा झाकड़ी हाईडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पे क्या है? स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं। बताइए कैसी होती है? किस अंग के होते हैं? चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं तो क्या है? तो संवृत्ति है। क्या है? संवृत्ति। एनागोलस है। क्या है? एनागोलस है, याद रखिए। ग्लोयस है। आगे कह रहा है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख संवृत्ति अंग मतलब जो है ना अंग के होते हैं और संवृत्ति या समरूप अंग इसको बोल सकते हैं। एनागोलियस ऑर्गेन। पक्षी का चमगादड़ के पंख की बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य के त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है जो पैरों की ढकी रहती है तथा दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संघटकों के बहुत अंतर है। आगे कह रहा है कि वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण है कि उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। आगे देख कह रहा है कि समजात अंग होमोग्लोवस ऑर्गेन है। क्या है? होमोग्लोवस ऑर्गेन। निम्न यहाँ पे बोल रहा है समजात अंग के बारे में कि भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, वो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे क्या है? तो हाथ है, जैसे हमारा हाथ है, कुत्ते का अगला पैर है, हमारे दांत है, हाथी के दांत है, आलू का कंद है, घास भूसतारी इत्यादि है। ठीक है, आगे देखिए अवशेषी अंग क्या है? तो वेजिटेटिगल ऑर्गेन है। कह रहा है कि अवशेषी अंगों को मानव जैसे पौधे और जानवरों के शरीर के अंगों या हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और उन्हें उनके संबंधित पूर्वजों का अवशिष्ट अंग माना जाता है, जैसे अपेंडिक्स,
अकल, दाढ़, बाहरी कान जो है और टॉन्सिल, साइनस इत्यादि है। चलिए क्वेश्चन रही 68 पे, कह इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है ना कौन था, बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। तो कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, बिमलेश चंद्र बनर्जी एवं तथा सचिव बोलेगा तो एओ हुम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 69 पे, करा E20 क्या है, बताइए। E20 क्या है, तो E20 जो है ना आर्थिक समूह है, सॉरी E20 क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एल्कोहल मिश्रित क्या है, पेट्रोल है। तो E20 क्या है, तो एल्कोहल मिश्रित क्या है, पेट्रोल है। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का क्या करता है, मिश्रण है। तो E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को क्या किया था, लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 2023 में लॉन्च किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। किसका है, नाइट्रोजन का। किसका है, नाइट्रोजन करते हैं। किसका करते हैं, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या है, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। और प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ये पौधे एवं जंतुओं कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं और ये पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। आगे कर देखिए नाइट्रोजन करावर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2 NP3 है। आगे देखिए कह रहा है कि इस अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। यह अर्थ क्रस्ट के अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली सल्फीटर NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। आगे कह रहा है नाइट्रोजन के परमाणविक तथा भौतिक गुण। कह रहा है कि नाइट्रोजन के वर्ग 15 के तत्व एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आगे कह रहा है इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन एवं इसकी संयोजकता 3 और क्या है, 5 है। आगे देखिए कह रहा है कि यह जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, जल में अभिक्रिया नहीं करते हैं और यह रंगहीन और गंधहीन गैस है और यह हवा में थोड़ा हल्का और जल में क्या है, कम घुलनशील है। आगे देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होती है और साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होती है। आगे कह रहा है कि नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजन पादप को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि वातावरण में 78% क्या है, तो नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में ना लेकर नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है। आगे देखिए कह रहा है कि मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज जो है ना पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। तो मैग्नीज जो है पौधों में इस तत्व की आवश्यकता जो क्लोरोफिल के निर्माण में होती है और यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधे की पत्तियां क्या होती है, भूरी हो जाती है। आगे देखिए फास्फोरस है। कह रहा है फास्फोरस के बारे में, कह रहा है कि यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोलिक पदार्थों में पाया जाता है और कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखिए जिंक है। जिंक के बारे में कह रहा है कि ये इस तत्व की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि क्या होता है, रुक जाती है। तो पौधे में क्वेश्चन पूछा है कि पौधे में किस तत्व की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, तो जिंक की कमी से। एवं पौधे क्या होते हैं, बौने हो जाते हैं। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में क्या होता है, उपयोगी होता है। आगे देखिए कह रहा है कि सल्फर। सल्फर क्या है, तो यह तत्व पौधे के प्रोटीन तथा जीव द्रव के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है और इस तत्व की कमी से होने वाले पेड़ों एवं पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में क्या करता है, गांठों के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। आगे देखिए कह रहा है पोटेशियम के बारे में। कह रहा है कि पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधे की वृद्धि में जो है ना पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी हो जाता है जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। आगे कह रहा है कैल्शियम। यह DNA तथा RNA को प्रोटीनों के संयुक्त
क्रोमोसोम के निर्माण में वसा का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। तो कैल्शियम के बारे में कह रहा है कि यह डीएनए तथा आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करने क्रोमोसोम के निर्माण में, वसा के संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। आगे देखिए कह रहा है कि लोहा के बारे में कह रहा है, लोहा के बारे में यह तत्व पौधे के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है और पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। तो कह रहा है कि लोहा के बारे में यह तत्व पौधे के श्वसन क्रिया में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है और पौधे में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। आगे कह रहा है कि बोरोन यह मुक्ता शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है और इसी कमी से पौधे में सूट टिप नष्ट हो जाते हैं। तो बोरोन के बारे में कह रहा है कि यह मुक्ता शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है और इसकी कमी से पौधे में सूट टिप नष्ट हो जाता है। आगे है मोल्बिडेनम, यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। मोल्बिडेनम के बारे में कह रहा है यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के मुख्य भूमिका निभाता है, इसी कमी से फूलगोभी एवं पत्ता गोभी में बीह पटेल रोग क्या होता है, रोग होता है। ठीक है, तो मोल्बिडेनम के बारे में याद रखिएगा कि यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है, इसी कमी से मोल्बिडेनम की कमी से जो है ना फूलगोभी एवं पत्तगोभी में क्या होता है, बीफ पटेल रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन से ना नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में कर लेंगे। बाकी आगे जो क्लास आएगा ना, एक क्लास में 50 क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन, 2 क्लास में जो है ना एक सेट पूरा खत्म हो जाएगा। तो आगे क्लास जो है थर्ड क्लास में 71 से लेकर 30 तक 100 तक जो है ना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी आपको लास्ट में बता दे रहे हैं ना कि पेड ग्रुप में क्या क्या चलेगा और कैसे कैसे आपको जुड़ना है, आप लोग देख लीजिए। देखिए आपको जो दिख रहा है ना, बिहार दरोगा न्यू होमवर्क टारगेट होमवर्क सीरीज है। देखिए घटनाचक्र का सभी बुक दिया हुआ है। ये देखिए जैसे लूसेंट रहता है ना, वैसे ही ये सारा का इंक्लूड बुक है। ये घटनाचक्र का पूरा जो है लूसेंट रहता है वैसे ही ये है। बाकी आपको दिख रहा है हिस्ट्री दिख रहा है, ज्योग्राफी दिख रहा है, साइंस दिख रहा है, इकोनॉमिक्स दिख रहा है और पॉलिटी दिख रहा है और इन्वायरमेंट दिख रहा है। ये सभी बुक आपको जो है ना होमवर्क वाइज आपको दिया जाएगा और सारे बुक अच्छे से कंप्लीट होगा। और देखिए ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, लूसेंट सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी 60 संग्रह है और 7500 एडुटेरिया का है और एक और क्या एसपीडी का समान अध्ययन जो ब्रह्मास्त्र का है। ये सभी बुक आपको जो है ना टारगेट वाइज डेली पर डे आपको होमवर्क सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा और डेली इस बैच में जो है ना एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो है ना अभी मार्केट में किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट न्यू आया है, तो प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको लगाना है हमारे सीट पे डेली। उस ग्रुप में सुबह जो है ना फिर जो भी लोग जुड़ेंगे उनको सुबह प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा, आपको ऑफलाइन लगाना है। और एक जो है ना ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट हो रहा है देखिए। और एक और देखिए कि बिहार दरोगा लाइव ग्रुप जो डिस्कशन करवाया जाएगा यूट्यूब पर, जो प्रतिदिन रात 9 बजे से स्टार्ट होगा। पहले करंट अफेयर्स होगा, फिर घटना का जो होमवर्क पेड ग्रुप में स्टार्ट होगा उसी का जो है ना आपको यूट्यूब पर डिस्कशन करवाया जाएगा। बाकी जिनको सेल में पढ़ना रहेगा आप सेल में पढ़िएगा, जिनको लाइव भी जुड़ना है तो लाइव भी जुड़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस का यूट्यूब पे क्या होगा, लाइव स्टार्ट किया जा रहा है। तो स्टार्ट जो है ना आज से ही, या तो 26 से जो बैच स्टार्ट होगा तब से आपको जो है ना कंटिन्यू आपको लाइव क्लास मिलेगा, डिस्कशन के साथ यूट्यूब पे लाइव करवाया जाएगा। और देखिए जो करंट में होगा ना, वो कुमार गौरव सर का जो डेली क्लास लेते हैं उसी का आपको रिवीजन करवाएंगे। और याद रखिएगा कि टेलीग्राम पे जो है ना अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, फुली बिहार दरोगा का सिलेबस बेस्ड स्टार्ट हुआ है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस सभी को करवाया जा रहा है। तो आज जो है टेस्ट नंबर 5 हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग अगर नहीं ज्वाइन किए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, तो आपको राहुल स्टडी ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, एक नंबर 1 टेस्ट ग्रुप सीरीज का मिलेगा। इसी में जो है ना डेली टेस्ट होगा। तो आप लोग राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमेशा ये लिंक डाला जाता है, तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये शाम में 3 बजे डेली टेस्ट होता है। और ये तो देखिए आपको डेली मिलता ही है, गौरव सर का जो करेंट डेली पढ़ाते हैं 10 क्वेश्चन का, आपको दिख रहा होगा ये PDF। बाकी यही जो है ना, जिनको जुड़ना है जुड़ जाइए। 26 तारीख से जो है ना, 26 तारीख से रेगुलर बेसिस पे जो है होमवर्क का स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा सारा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, आप सारा डिटेल वहाँ से लिख सकते हैं। और बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल अगर पूछना है तो आप जो है ना नंबर दे देते हैं, आप नंबर उस पर दिया हुआ है, आप उस पर ना आप जब टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा आपको वहाँ पे सारा जो है ना आपको दिया हुआ है, ID भी दिया हुआ है। आप डायरेक्ट ID पे अगर जिनको बैच लेना है वो भी मैसेज कीजिएगा। फालतू का उतना मेरे पास समय नहीं कि हम उतना आप रिप्लाई हम दे पाएंगे। बाकी सारा कुछ जो है ना लिखा हुआ है, आप जो भी लिखा हुआ है देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो भी क्वेरी रहेगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको जो है ना फ्री में ज्ञान बिंदु का जो भी क्लास हुआ है उसका PDF भी मिल जाएगा। और पहले का जो क्लास आया था फर्स्ट क्लास का, उसका भी PDF हम वहाँ पे डाल दिए हैं। तो सभी क्लास ज्वाइन सभी क्लास को अच्छे से देखिए। और टेलीग्राम के लिए जो है ना PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए।
बाकी जो भी PDF होगा घटना चक्र के लिए आपको जो है ना इसका 149 फी पे करना पड़ेगा। इसके लिए जो है ना एक तरह से सिर्फ प्रैक्टिस सेट का जो है ना एक तरह से एक बुक का फी लिया जा रहा है और कुछ नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। इस सब घटना चक्र का बुक का पता है हमको लाने में 3000 रुपये प्लस लगा है। तो आप सोच सकते हैं इसको स्कैन करके डेली डालना और इस तरह से आपको डेली सीक्वेंस वाइज समय के अनुसार देना और आपको सारे जो है ना अच्छे से होमवर्क आपको सीरीज वाइज सीरीज आपको पर डे कम से कम 4 से 5 महीना क्लास चलेगा ये बैच। तो सभी जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जुड़ जाइए और जिनको नहीं जुड़ना है जहाँ से तैयारी करें अपना तैयारी कीजिए, जिनको जुड़ना रहेगा जुड़ेंगे। बाकी जिनको अगर कुछ परेशानी होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये सारा डाला हुआ है, वहाँ पे आईडी है, आईडी पे मैसेज कीजिएगा, आप हमको मैसेज कीजिए, आपको सारा रिप्लाई दे दिया जाएगा कैसे कैसे क्या है नहीं है, जिनको मतलब दिक्कत होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में जो है ना 71 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करें, उसके बाद जो है ना 64 पोस्ट का मेंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक लिया जय हिंद आप सभी को।